In this video, we are going to discuss the 5 rules of successful stock investing. So, the first rule is do your homework. Well, what does it mean to do your homework? जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आपको उस स्टॉक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन आप उनके उस स्टॉक के ऊपर पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं या कोई बाइक ख़रीदने जा रहे हैं या कोई फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, तो अगर कोई सस्ता सा भी फ़ोन है 10-15 हज़ार रुपये का, तो उसके लिए भी इंसान हफ्तों हफ्तों रिसर्च करता है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है, 8 GB रैम हो या 16 GB रैम हो, कैसी स्क्रीन होनी चाहिए, कैसा कैमरा होना चाहिए। तो सिर्फ उतने से परचेस के लिए भी इंसान कितनी रिसर्च करता है। तो जब आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, देन आपको तो उससे ज़्यादा रिसर्च और उससे ज़्यादा होमवर्क और उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए उस स्टॉक्स के बारे में जहाँ आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ द स्टेक्स आर इवन हायर, राइट। सो व्हाट डज इट मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं इन डूइंग द होमवर्क और इन रिसर्चिंग द स्टॉक। द फर्स्ट इज एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल गेन्स, राइट। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी होना, वो ठीक होना ज़रूरी है। व्हाट डज दिस मीन? फाइनेंशियल हेल्थ मतलब उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। इनकम स्टेटमेंट कैसा है, उस कंपनी का रेवेन्यू, आप इनकम स्टेटमेंट में क्या देखना है कि उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट दे शुड बी 15% ग्रोथ अगर बड़ी कंपनी है, और एटलीस्ट 20 to 25% ग्रोथ अगर छोटी कंपनी है, राइट। उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, उसके जो मार्जिन हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं और वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है कि उस कंपनी की डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ओवर लेवरेज्ड कंपनी है तो भी बहुत डेंजरस हो सकता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना है कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेशंस है उसमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो दीज थिंग्स यू हैव टू लुक एट इन फाइनेंशियल हेल्थ। उसके बाद क्या है कि जिस स्टॉक के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो स्टॉक जिस इंडस्ट्री का है उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए। अगर कोई फार्मा स्टॉक्स देख रहे हैं तो देखिए कि जो फार्मा सेक्टर एज अ होल है वो कैसा कर रहा है। उस फार्मा सेक्टर में जो हिस्टोरिकली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं उनके क्या फीचर्स रहे हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, उनकी क्या खूबियाँ रही हैं, राइट। और फिर आप ये देखिए कि आप जो स्टॉक पढ़ रहे हैं क्या उनके अंदर आर दे स्टॉक सच दैट कि वो इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं, और जो मार्केट का ट्रेंड है आर दो स्टॉक सच दैट आर अपीलिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में भी पढ़िए, और उन स्टॉक्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बारे में भी पढ़िए। समटाइम्स द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग बेटर in terms of certain product placement and strategy. So you need to study the stocks that you are interested in but also the stocks that are in competing. अगर आपको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई कंपनी पसंद है तो उसके जो कंपीटिंग कंपनी है उसके बारे में भी पढ़िए एंड हाउ दे आर डूइंग थिंग्स बेटर। देन यू शुड इन्वेस्टिगेट कंपनीज मैनेजमेंट टीम, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को तो मैनेजमेंट ही चला रही है, राइट। अल्टीमेटली तो जो कंपनी है वो तो जो उसकी लीडरशिप है, जो उसका सीईओ है, जो डायरेक्टर है, जो फाउंडर हैं, जो को फाउंडर्स हैं, उन्हीं के डिसीजंस की बुनियाद पे, उसके बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ रही है, और उसके जो डे टू डे डिसीजंस हैं, डे टू डे जो कंपनी जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट टीम कैसी है, उसका लॉन्ग टर्म फोकस है कि नहीं, वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करिए। जो मैनेजमेंट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ऑल दीज थिंग्स यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट। देन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कंपटीशन बहुत हाई है तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अगर इफ़ इट्स कॉम्पिटिटिव तो वो अच्छा करने के बावजूद ज़्यादा मार्जिन्स अपने बढ़ा नहीं पाएगा, प्रॉफिट मार्जिन्स, बिकॉज देन देयर विल बी अदर प्लेयर्स ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग विच विल एरोड दिस पर्सन's प्रॉफिट मार्जिन्स एंड विल टेक अवे द प्रॉफिट शेयर. Whereas if it's a monopoly or a duopoly kind of scenario, then then it's much higher chances of earning sustained revenue growth and sustained profit growth and high margins. So it is very important to understand the competitive landscape.
Then finally you should consider valuation. This is all part of the homework that you need to do, and then we'll dive into other parts. So valuation के पास हम फिर आएंगे. Okay, what's the second homework? What's the second step? So we're talking about 5 steps of successful stock investing. What's the second step? Second is find economic moats. So what do you mean by economic moat? Economic moat refers to company's ability to maintain a competitive advantage over its rivals, right? मतलब जो कंपनी है, मोट कहते हैं जो पुराने ज़माने में जो किले होते थे रॉयल्टी का, जो किंग्स और क्वींस होते थे उनके जो किले होते थे, उसके चारों तरफ बहुत बड़ा और गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें पानी भर देते थे कि कोई उसको क्रॉस करके आ ना पाए. तो इकोनॉमिक मोट क्या होता है कि वो कंपनी के मोट इतना स्ट्रांग है कि कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता, कोई उसके पास आके उसकी लीडरशिप उस इंडस्ट्री में ख़त्म नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल दिया जाता है एप्पल का. सो एप्पल हैज़ अ मोट कि कोई और आईफोन नहीं बना सकता, क्योंकि आई मीन एंड्रॉयड इज़ फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स, तो एंड्रॉयड तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आईफोन विद एन iOS सॉफ्टवेयर सिर्फ एप्पल ही बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता. सो दिस इज़ बेसिकली a moat, right? Similarly, moat can be other things as well. Like a brand can also become a moat. For example, Tesla का एक brand है, तो even if other companies start producing electric cars, Tesla will always be perceived, अभी तक जो लगता है, will as the premium leader in the in the electronic EE car manufacturing space, right? So this is something that you need to take care of. Similarly, you can take a lot of other examples. For example, Louis Vuitton, right? It's a luxury brand जो बहुत ही high luxury products बनाती हैं. Now the brand itself is the moat. अगर कोई कंपनी बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट बनाए, फॉर एग्जांपल नाइकी अगर कोई एकदम वैसा ही प्रोडक्ट बनाए, या फिर बाटा एकदम वैसे ही कोई प्रोडक्ट बनाए, राइट, या फिर रिलैक्सो एकदम वैसे ही प्रोडक्ट बनाए, तो उसकी वैल्यू जो है वो लाखों में नहीं होगी, राइट. उसकी वैल्यू जो है वो जो उस कंपनी जैसी बाटा अगर 3,000 रुपये की चप्पल बेचती है, तो उसका जो पर्स होगा बाटा, लेट्स से अगर वो लुई वुइटन जैसा पर्स बनाती है तो उसकी वैल्यू भी उसी रेंज में होगी. बट अगर लुई वुइटन अपने पर्स 6-7 लाख रुपए में बेच रहा है, so that's only because Louis Vuitton has a brand that allows it to do that, right? So that's a moat. Then a strong brand. Again, strong brand ही हम बात करें. So strong brand can act as a moat. Then patents and intellectual property, right? So Apple का example लिया, उसमें Apple का जो iOS है, that's an intellectual property. No one else can run iOS on their devices. Similarly, Macintosh. I'm using a Macintosh laptop. So only Apple can produce a Macintosh laptop. That's the intellectual property. Similarly, हर कंपनी के पास अपनी intellectual property होती है. अब वो कितनी ज़्यादा important है, that will define what sort of economic moat it can build. For example, Pepsi और कोका कोला. Pepsi का जो secret formula है जिससे वो drinks बनाते हैं, और कोका कोला का भी जो secret formula है, that is their intellectual property. तो even though there are a lot of other cola manufacturers जो उस टाइप की जो soda drink बनाते हैं, but Pepsi and Coca-Cola still have market leadership because of their intellectual property. So no one can truly replicate their taste, right? High switching cost. So for example, अगर कोई CRM है कंपनी, so CRM is Customer Relationship Management Software, तो अगर किसी ने CRM लगाया हुआ है या किसी ने SAP लगाया हुआ है अपनी enterprise में, which is running their entire IT system, अब उस कंपनी का जो enterprise सॉफ्टवेयर है उसको छोड़ के किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करना विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर एनी बिजनेस, क्योंकि फिर उनकी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं. अब वो 1,000 एम्प्लॉयज़ उसी सॉफ्टवेयर में ट्रेन हुए आ रहे हैं पिछले 10 साल से. अब आप कहेंगे कि नए सॉफ्टवेयर पे स्विच हो जाओ, तो अब उन 1,000 एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर वो स्विच हो पाएंगे. तो जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड में, तब तक उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ रेवेन्यू लॉस्ट. तो अगर किसी भी चीज़ में स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो देन मोस्ट लाइकली द कस्टमर विल नॉट स्विच. So that is also a very strong force of economic moat. Then economies of scale. What do you mean by economy of scale? Economy of scale basically means कि एक चीज़ होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट. तो फॉर एग्जांपल ब्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं. तो अगर ब्रेड बनाने की फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो लेट्स से आपको 1 करोड़ रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है टू सेटअप द फैक्ट्री,
राइट। और फिर पर लोफ ऑफ ब्रेड लेट्स से वो ब्रेड बिकती 50 रुपए की है, लेकिन उसको बनाने में लेट्स से 20 रुपए लगते हैं, तो 20 रुपए इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। तो वो जितनी ब्रेड बनेगी उतना ही मल्टीप्लाइड बाई दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर एक ब्रेड बनी तो 20 रुपए लगे, अगर 10 ब्रेड बनी तो 200 रुपये लगे, तो 2 into 10। बट when we are talking about economies of scale, we are focusing on the fixed cost। तो 1 करोड़ रुपए जो हैं वो, अगर कोई कंपनी जो है सिर्फ 1 करोड़ की ही सेल करती है मान लो साल में, तो 1 करोड़ तो उसके फिक्स्ड कॉस्ट में ही निकल गए, राइट। सो दैट 1 करोड़ रुपीज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज स्प्रेड ओवर लेट्स से 1 लाख लोफ ऑफ ब्रेड्स और 2 लाख लोफ ऑफ ब्रेड्स। बट अगर वो कंपनी 2 लाख ब्रेड के पैकेट्स बेचने के बजाय 20 लाख ब्रेड के पैकेट्स बेचे और 1 करोड़ की सेल के बजाय 10 करोड़ की सेल करे, तो वो जो 1 करोड़ का इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट था दैट इज नाउ स्प्रेड ओवर अ मच ब्रॉडर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर 50 रुपए की ब्रेड थी जिसमें 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट था और 10 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट था, लेकिन अब जब ब्रेड जितनी बढ़ गई तो वो 10 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट कम होकर 1 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ तो फिक्स्ड है, राइट। लेकिन वो 1 करोड़ कितनी ब्रेड्स पे अप्लाई हो रहे हैं और कितनी ज़्यादा उससे सेल हो रही है वो स्प्रेड हो गया, क्योंकि सेल ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा ब्रेड बिक रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, राइट। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नंबर ऑफ आइटम्स दैट दे आर सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट पर वन पर्टिकुलर आइटम डिक्रीज हो जाता है। दिस हेल्प्स देम इंक्रीज देयर मार्जिन। देन फाइनली नेटवर्क इफेक्ट्स। सो अ प्रोडक्ट इज यूजफुल, some products are only useful if other people are also using it। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक क्यों इतना सक्सेसफुल बना? फेसबुक इतना सक्सेसफुल इसलिए बना क्योंकि एवरी वन सडनली केम ऑन बोर्ड विथ फेसबुक। क्योंकि मैं अगर हूँ और मेरा क्लासमेट भी है और मेरे मोहल्ले के लोग भी हैं, सडनली एवरी वन इज़ ऑन फेसबुक, तो देन आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर। लेकिन अगर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है किसी भी प्लेटफॉर्म का, लेकिन अगर उसमें लोग ही नहीं हैं तो वो सोशल नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। सो सोशल नेटवर्क कम्प्लीटली वर्क ऑन नेटवर्क इफेक्ट्स। अगर मैं फेसबुक पे जाऊँ और मेरा कोई दोस्त ही नहीं है फेसबुक पे साइंड अप, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा फेसबुक पे? सिमिलरली एक ज़माने में फैक्स मशीन्स हुआ करती थी, तो फैक्स मशीन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट। अगर मैं फैक्स मशीन ले लूँ लेकिन कोई और फैक्स मशीन ना ले, तो मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। मैं तो लाइक फैक्स इज़ ओनली यूजफुल व्हेन अदर पीपल ऑल्सो हैव इट, क्योंकि मुझे फिर उनको फैक्स करनी है चीज़ें। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट कि जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को ख़रीदेंगे या जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उतनी ही वो चीज़ और ज़्यादा वैल्यूबल होती चली जाएगी। Then the third rule of successful investing is having a margin of safety, and this is where valuation comes into the picture। What is valuation? Valuation मतलब उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी इट डजेंट मैटर कि मार्केट क्या कह रहा है, इट डजेंट मैटर कि स्टॉक प्राइस क्या कह रहा है। अगर उस कंपनी को स्टॉक मार्केट से निकाल दो और एक प्राइवेट कंपनी बना दो, तो उस प्राइवेट कंपनी की अपनी खुद की वैल्यू क्या होगी, सो दिस इज़ व्हाट वैल्यूएशन इज़। कि आप उस कंपनी को ऐसे देखें कि वो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, वो ट्रेड करती ही नहीं है उसके स्टॉक्स, वो बस एक प्राइवेट कंपनी है जिसका इतना रेवेन्यू है, इतनी ग्रोथ है, इतना ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप ये बताइए कि ये जो कंपनी है इसकी अपनी खुद की वैल्यू क्या है? तो वी वांट टू बाय कंपनीज विच आर सेलिंग आइदर बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू और वेरी वेरी क्लोज टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, इवन इफ दे आर स्लाइटली अबव, ताकि वी वॉन्ट टू बाय कंपनीज जो ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ही बढ़ाती चली जाएं। तो इट डजेंट मैटर कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, अगर कंपनी खुद अपने आप में ही वैल्यूएबल बनती चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस विल हैव टू फॉलो इन द लॉन्ग टर्म, राइट। दिस इज़ वन रीज़न। द अदर रीज़न इज़ कि अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीदा जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगा, तो जो स्टॉक्स आपने अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब ख़रीदे होंगे वो स्टॉक्स कम गिरेंगे, लेकिन जो स्टॉक्स आपने ऐसे ख़रीदे होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि दे वेर एनी वे इन्फ्लेटेड, राइट। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बाय कंपनीज विच आर below their intrinsic value, and we need to have, and that margin, that buying them below their value is basically the margin which is called the margin of safety।
वी नीड टू कंडक्ट थॉरो वैल्यूएशन एनालिसिस. सो इसके लिए आप और पढ़ सकते हैं, DCF एनालिसिस होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, which basically says that the present value of any company is the sum present is the present value of all future cash flows discounted to today. uh, then for valuation, also for margin of safety, you need to know ki company ki balance sheet kaisi, and this is something we talked in the first point as well. So a strong balance sheet with low debt level, strong balance sheet with low debt levels and ample cash reserves can act as a safety net during challenging times. It provides the company with greater financial stability and the ability to weather economic downturns or industry specific challenges. Then we need to diversify. So having diversity in your portfolio is also a form of margin, right? Because why? By spreading your investments across different stocks, industries and sectors, you reduce the impact of single stocks poor performance on your overall portfolio. अगर एक स्टॉक ने बुरा परफॉर्म किया लेकिन you have other good stocks in your portfolio, so that will basically mean what? That will basically mean कि you are protecting and limiting your exposure to a single stock's volatility. So that's also having a margin of safety. Incorporating margin of safety into your investment strategy is a prudent approach that can help protect your capital and increase your chances of generating positive returns over the long run. It provides a safety it provides a safety net in times of uncertainty and minimizes the impact of unforeseen events in your investment portfolio. Right? Now, what is the fourth point of successful investing? That is hold for the long haul. Yani you have to invest for the long term. Successful stock investing requires patience and long term approach, right? तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको लंबे वक्त के लिए जो इन्वेस्ट करना होगा. Instead of constantly buying and selling stocks, it is more advantageous to hold investment for an extended period of time. What is the advantages of this? The first advantage is compounding. आप जब स्टॉक्स को बस खरीदते बेचते रहेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिजनेस जो है, जो सचमुच का बिजनेस है, जो एक्चुअल इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच के, भाई वो तो ओवरनाइट नहीं बदल जाएगा, है ना. It will take time to grow its customer base. It will take time to perfect its product. It will take time to perfect its operation, to expand its operation, to scale up its operation. So that is why you need to be invested in the company for the long run, ताकि उस कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ ही आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी हो. Holding long term is the opportunity. Holding stocks for the long term is the opportunity to capture the company's underlying growth potential, right? Uh, Right. Quality companies often experience ups and downs in their stock price in the short term, but fundamental value tends to appreciate over time. क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बहुत इमोशन ड्रिवन है, बहुत वॉलेटाइल है ना. क्योंकि एकदम से लोगों को लगता है यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, फिर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. फिर लोगों को लगता है यार ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, फिर उसका प्राइस कम कर देते हैं. लाइक इट्स जस्ट अप एंड डाउन. बट ओवर द लॉन्ग टर्म व्हाट विल हैपन इज द ट्रू फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी विल शो. By holding on to stocks with the long haul, you give the company the chance to deliver on its growth strategy and generate value for shareholders. Okay, now let's discuss a few strategies that can help you hold stocks for the long haul successfully. First strategy is focus on high quality companies. You know, अगर आप penny stocks पे जाएंगे ज़्यादा, या फिर ऐसे stocks पे जाएंगे which doesn't really have much substance, then in that case you will find it very difficult to hold that company for the long term, and it doesn't make sense to hold them for the long term. So look for companies with strong financials, competitive advantage, history of generating consistent earnings and revenue. These companies are more likely to withstand market downturns and deliver long-term value. Conduct thorough research and select companies that align with your investment goals. Okay, the second strategy is develop a well-defined investment thesis. तो आप सिर्फ हवा में ना चल रहे हो, बल्कि एक चेकलिस्ट हो, एक स्टेप वाइज मेथडोलॉजी हो. एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, राइट. और उस हिसाब से हमें चीज़ों को चलना है. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ चेकलिस्ट कि इतनी रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, इतनी अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, इतना मार्जिन होना चाहिए, बिजनेस सिक्लिकल नहीं होना चाहिए बल्कि सेक्युलर होना चाहिए, देयर शुड बी सम इकोनॉमिक मोड, देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, द कंपनी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप शुड बी स्ट्रॉन्ग. कम से कम इतना मार्केट कैप होना चाहिए, कम से कम इतना रेवेन्यू होना चाहिए, कम से कम इतनी कंट्रीज़ में उसके ऑपरेशंस प्रेजेंट होने चाहिए. सो दीज आर काइंड ऑफ चेकलिस्ट दैट यू कैन बिल्ड कि जो कंपनीज मेरे ये सारे फिल्टर्स
करेगी, मैं उसी कंपनी को कंसिडर करूँगा फर्दर रिसर्च के लिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, राइट? So this will help you stay committed to your investment even during periods of short-term volatility or unfavorable market conditions. Revisit and reassess your investment thesis periodically to ensure it remains intact. Third strategy to avoid reacting to short-term market noise. As I already said, short-term mein some people get very excited, then get very depressed. So short-term the market goes up and down, up and down, up and down. But it is important to stay focused on long-term prospects of the company and avoid making impulsive decisions based on short-term market movements. क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे ही उसका बिजनेस चल रहा है, राइट? तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, यू नीड टू इग्नोर दैट. Consider employing a buy and hold strategy. So buy and hold, just make this your strategy. Just make this how you function in the markets, right? Buy shares in company that you believe in and hold on to them for an extended period of time. This helps you avoid इसके फायदे और भी क्या फायदे हैं? It helps you avoid transaction cost, reduces the impact of taxes, and allows you to benefit from the power of compounding over time. Holding stocks for the long haul can be a rewarding approach. It allows you to harness the power of compounding, capture a company's underlying growth potential, and avoid the pitfalls of short-term market fluctuations. Finally, know when to sell. This is very important. बहुत सारे लोग अच्छी कंपनीज खरीद लेते हैं और उस अच्छी कंपनी के साथ वो they also ride the upwave, then they also are not able to sell at the right time and the stock comes down. It doesn't always happen with all the stocks, but it happens with a lot of stocks. So you need to know when to sell. Timing your exit strategy is vital for maximizing profits and minimizing losses, right? So first is setting very clear profit and loss targets. ओके तो आप ये सोच लें कि अगर आपने कंपनी का वैल्यूएशन किया है और ऑब्वियसली वैल्यूएशन करने के बाद ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आया और तभी आपने वो स्टॉक ख़रीदा, लेकिन सिर्फ ख़रीद ऐसे ही मत लीजिए बल्कि ये सोचिए कि व्हेन विल आई गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है, आई डोंट नो, XYZ कंपनी, वट एवर कंपनी, हाइपोथेटिकल कंपनी जो 500 रुपीज़ पर शेयर पर ट्रेड कर रही है, तो यू बिलीव कि दिस कंपनी विल बी राइटली वैल्यूड व्हेन इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग एट 1000 रुपीज़ per share. So when the stock hits 1000 rupees per share, then you reevaluate the company fundamentals. If the company fundamentals have significantly improved, then you can reset your target to a higher target, let's say 1200 per share or 1500 per share. But if the fundamentals of the company have not changed, then you know that the stock is fairly valued now or maybe even overvalued and you can take an exit, right? So determine the price levels at which you want to take profits or cut your losses. This strategy helps you avoid emotional decision making and ensures you have a clear plan in place. नेक्स्ट कंपनी के fundamentals को monitor करते रहिए. That's something that I already talked about. And whenever the fundamental health of the company deteriorates, then you know that it's time to sell, right? Keep an eye on metrics like revenue growth, earnings per share, debt levels. So ये सारी चीज़ें, these are the broad metrics that you need to keep track of. If these indicators start trending negatively, it could be a sign to exit your position. Another important aspect of knowing when to sell is rebalancing your portfolio. These are more advanced topics, and inshallah, I'll cover these topics in more detail in the future videos. Stop loss is also something you can use. Some people might criticize that stop loss use nahi karna chahiye because we are investing for the long term. Anyway, that's a discussion for another topic. Now you need to be very cognizant of the fact कि market कैसा चल रहा है. You cannot just invest and forget. Stock market is dynamic, and what worked in the past may not work in the future. तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है. So stay informed about market trends. Stay informed about different events. And if you identify a fundamental shift that could impact your investments, then you need to sell the stocks or add stocks which you think should be added. But it's a very dynamic, very lively process. You need to be alert all the time to know कि आपके पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है, आपके स्टॉक्स में क्या चल रहा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस है, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा करी है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आपकी जो स्टॉक है उसका बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा, then it's over, right? So you need to be very careful कि मार्केट में चल क्या रहा है. Knowing when to sell is a crucial aspect of successful stock investing. So these were sort of the rules, right, that you can follow. So these are 5 rules. We talked about a lot of rules. Let's just go through them one more time, right?
फर्स्ट रूल इज़ डू योर होमवर्क. उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़िए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले. देन द सेकंड रूल इज़ फाइंड इकोनॉमिक मोड्स. उसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए विच हैज़ मोट अराउंड देम, विच हैज़ सस्टेनेबल मार्जिन्स, राइट. देन द थर्ड रूल वॉज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो इसके लिए वैल्यूएशन आना ज़रूरी है, इसके लिए फंडामेंटल रिसर्च आना ज़रूरी है. और आप बेसिकली इससे मुझे अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं बस इतने एक सेंटेंस बोलूँगा कि डू नॉट बाय ओवर वैल्यूड कंपनीज. किसी भी कंपनी को उसके पीक पे मत खरीदिए, पीक ऑप्टिमिज्म और पीक मार्जिन्स के टाइम पे मत खरीदिए. हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो प्रेफरेबली इन्वेस्ट इन कंपनीज विथ डिसेंट पी, नॉट वेरी हाई पी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस लो पी दे के इन्वेस्ट कर दें, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाई पी कंपनीज ओवर वैल्यूड होती हैं. All I'm saying is you need to have a margin of safety, right? And then the last is hold for the long term. So you don't do short term trading, hold for the long term. And the last is you need to know when to sell. So these are the 5 points. I hope that this video helped you gain insight into investing, and I'll see you in the next video.